हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का क्लास 41, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरटीआई एक्ट के टॉप 30 एमसीक्यूज, जो कि एनवीएस एसओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 इंक्लूड्स व्हाट। धारा 2 के सब सेक्शन 1 के तहत रिकॉर्ड की परिभाषा में क्या शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल। ये तीनों शामिल है आपके रिकॉर्ड में। किसमें बताया गया है इसको? आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड में शामिल क्या क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा एंड फाइल भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, There is an upper limit for the number of PIOs and APIOs to be appointed by a public authority as per the RTI Act 2005। इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि सही है या गलत है। हिंदी में देखते हैं इसका। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले PIO और APIO की संख्या की ऊपरी सीमा होती है या नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसकी ऊपरी सीमा नहीं होती है, अपर लिमिट नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो सच लिमिट बताया गया इसमें। वाट सो एवर एज पर द आरटीआई एक्ट 2005, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि कितने एपीआईओज और पीआईओज हो सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आए भी हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, APIO हैज़ टू फॉरवर्ड सेकेंड अपील्स टू whom। APIO को दूसरी अपील किसको अग्रेसित करनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। मीन्स PIO को नहीं करनी होती है, हेड अथॉरिटी को नहीं करनी होती है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी नहीं करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। सूचना की परिभाषा के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? फाइल नोटिंग्स, ठीक है, की इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो ऑफिस वर्क होते हैं उसमें फाइल नोटिंग होती है, मतलब डेली प्रोसीडिंग। फाइल नोटिंग में क्या होता है? डेली प्रोसीडिंग लिखी जाती है, क्या क्या हुआ उस फाइल में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत नहीं पाई जा सकती है। बाकी लॉग बुक्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सर्कुलर्स, ये सब सारी चीज़ें आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 48 आवर्स। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसकी टाइम लिमिट है 48 आवर्स के अंदर उसको निपटारा करना है उस आरटीआई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द इंटरेस्ट्स ऑफ अ थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व्ड इन द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन विल बी। यदि मांगी गई जानकारी में तीसरे पक्ष के हित शामिल है तो सूचना प्राप्त करने की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। इसका आंसर है 40 डेज। जनरली 30 डेज होता है, बट थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट शामिल है उसमें, तो इसकी समय सीमा 40 डेज तक हो सकती है उस आरटीआई को, मतलब जो आरटीआई फाइल की गई है उसको डिस्पोज करने की समय सीमा। नेक्स्ट, पीरियड फॉर डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सटेंडेड बाई हाउ मेनी डेज फ्रॉम 30 डेज इफ नेसेसरी। प्रथम अपील के निपटारे की अवधि यदि आवश्यक हो तो
30 दिनों से कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डेज तक बढ़ाई जा सकती है समय सीमा, ठीक है, यदि ज़रूरी हो तो। नेक्स्ट, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा और मिल सकता है डिस्पोज करने के लिए। नेक्स्ट, द लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट सीक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई अधिनियम का लंबा शीर्षक प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देना चाहता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए लॉन्ग टाइटल दिए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंक्लूड्स। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में कौन कौन शामिल होता है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नियुक्ति के लिए समिति में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों लोग अपॉइंटमेंट कमेटी में शामिल होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। अगला प्रश्न देखिए, द आरटीआई एक्ट गिव्स राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। कैसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है आरटीआई एक्ट। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट एजेंसीज वी कैन से। नेक्स्ट, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जा सकती है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 कैन बी अमेंडेड बाय। आरटीआई अधिनियम 2005 की दूसरी अनुसूची में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संशोधन किया जा सकता है आरटीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विथ ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, ठीक है। ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 से संबंधित है। सिंपली आप सेक्शन 4 भी ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से संबंधित है? इसका आंसर है सेक्शन 12 एंड 13 संबंधित है आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मीन्स केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ। सूचना के अधिकार में निम्नलिखित के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस फॉर्मेट में आपको सूचना मिल सकती है? इसका आंसर हो जाएगा डिस्क, मतलब जो डीवीडी सीडी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, फ्लॉपी में मिल सकती है, टेप्स में मिल सकती है, मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट है इसके, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जो भी आप सूचना प्राप्त कर रहे हो, तो कोई ऐसी सूचना हो जिसको ज़रूरत पड़े टेप्स में लेने की या फ्लॉपीज में या डिस्क से, तो आप ले सकते हो। सॉरी, द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन F इंक्लूड्स व्हाट। धारा 2F के तहत सूचना की परिभाषा में क्या शामिल है? इसका आंसर है रिकॉर्ड्स, ओपिनियंस एंड डॉक्यूमेंट, ये सारे सूचना के परिभाषा में शामिल है, ठीक है। और किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 2 के सब सेक्शन F में बताया गया है सूचना की परिभाषा, ठीक है।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करने से बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विद द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है? इसका सही आंसर है सेक्शन 8। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। सेक्शन 8 में बताया गया है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर APIO हैज टू फॉरवर्ड फर्स्ट अपील टू। सहायक लोक सूचना अधिकारी को पहली अपील किसको अग्रेसित करनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अग्रेसित करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील के निपटान की समय सीमा कितनी है? इसका आंसर है 30 to 45 डेज इज द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। नेक्स्ट, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज टू रिसीव द फॉलोइंग फ्रॉम द सिटीजन्स। सहायक जन सूचना अधिकारी APIO को नागरिकों से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना होता है? मतलब इनका काम क्या है? इनका काम है अप्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, रिसीव अप्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन। जो भी RTI आप लोग लगाते हो किनके पास जाती है? APIO के द्वारा जाती है, वही फिर वहाँ से फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विथ सेवरेबिलिटी ऑफ द RTI एक्ट। RTI एक्ट अधिनियम की कौन सी धारा सेवरेबिलिटी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 10 संबंधित है सेवरेबिलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिसीव्स एप्लीकेशंस अंडर RTI एक्ट 2005। RTI अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कौन प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हम लोग APIO एट द सब डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल लेवल्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, A एंड B दोनों सही है। नेक्स्ट, अंडर RTI एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेशन में बी इन। RTI अधिनियम के तहत आवेदन की भाषा कौन सी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मीन्स हिंदी, इंग्लिश एंड सभी रीजनल लैंग्वेज में आप RTI में एप्लीकेशन दे सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल रीजनल लैंग्वेजेज। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द RTI एक्ट 2005 हैव। RTI एक्ट 2005 की कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है 2। RTI एक्ट 2005 में 2 अनुसूचियां हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन एंड रेजिम। विश्व के कितने देशों में सूचना की स्वतंत्रता या सूचना का अधिकार, कानून या व्यवस्थाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ओवर 80 कंट्रीज। 80 देशों से अधिक देशों में RTI या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइटल ऑफ द RTI एक्ट टॉक्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। RTI अधिनियम का लंबा शीर्षक कितने प्रकार के सूचना आयोगों की बात करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। 2 इंफॉर्मेशन कमीशंस की बात करता है RTI एक्ट का लंबा शीर्षक। नेक्स्ट, विच प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट एक्सप्लेन्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी। RTI अधिनियम का कौन सा प्रावधान किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन के हस्तांतरण के बारे में बताता है? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। RTI एक्ट का सेक्शन 6
का सब सेक्शन 3 किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन के ट्रांसफर के बारे में बताता है। नेक्स्ट, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस टू? आरटीआई एप्लीकेशन किसको एड्रेस करके फाइल की जाती है, मतलब किसके नाम फाइल की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के को एड्रेस की जाती है आरटीआई एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हु कैन फाइल एन आरटीआई? आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली इंडियन नेशनल्स कैन फाइल एन आरटीआई। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक ही आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, जिससे बाकी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।